Good morning, student. Today I am going to start the first lesson of geography for ninth standard. Right? India, its size and location. So let's start with short introduction. India is one of the ancient civilization. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब साफ साफ है कि दुनिया में भारत एक प्राचीनतम सभ्यता रह चुका है। कहाँ से पता चलता है? इंडस सिविलाइजेशन से। और आपने हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। द टर्म civilization basically means the level of development at which people live together peacefully in a communities. It is refers to the peaceful, well-developed society of a particular time. मतलब किसी एक समय में शांततापूर्ण ढंग से किसी सोसाइटी ने अगर खुद का विकास किया हो, तो ऐसे विकसित समुदाय को हम उस समय का सिविलाइजेशन या सभ्यता बोलते हैं। So let's see what is ancient civilization. It refers specifically to the first settled and stable community. एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीनतम सभ्यता का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जैसे 2000 साल पहले, 2500 साल या 3000 या 5000 साल पहले अगर मतलब कौन सा समुदाय या कौन सी कम्युनिटी, कौन सी सोसाइटी सबसे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग पार्ट में सेटल्ड हुई हो और उन्होंने खुद का विकास किया हो, और उसके बाद में उन्होंने एक आने वाले जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि वो आगे जाके खुद की डेवलपमेंट कर सके। और उसके बाद में जो नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए, नेशंस क्रिएट हुए, एम्पायर्स क्रिएट हुए, तो ये जो आज देखने को आपको मिलता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर एंशियंट सिविलाइजेशन। There are some examples of our ancient civilizations which are found in the different parts of world, and these examples are Mesopotamia, Egypt, Indus, that is the Indian civilization, and it's China and Mesoamerica. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. अगर इंडिया की बात करते हो आप, तो पिछले 50 साल में इंडिया ने अलग अलग सेक्टर में काफ़ी विकास किया है, जैसे सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में या इकोनॉमिकल सेक्टर में। अलग अलग सेक्टर में हमारी इंडिया में लास्ट 50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इंडस्ट्री डेवलप होने के कारण अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने के कारण लोगों की इनकम में काफ़ी ग्रोथ हुई है, और इनकम में ग्रोथ होने के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी बूस्ट मिला है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ होने के कारण जो लोगों की लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सुधार आया है। So it was moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, technology and overall economic development. तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में मल्टीफेसेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है या टेक्नोलॉजी का सेक्टर है या अदर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। और उसके रिजल्ट है आपके पास में कि एम्प्लॉयमेंट। आप बोलोगे सर आज तो बेरोजगारी है, तो इसका एक कारण ये भी है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा रेट से हमारी पॉपुलेशन भी तो ग्रो हो रही है। वो पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण आपको मतलब जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लोग बेरोजगार है वो ज़रूर दिख रही है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम बोल सकते हैं। सो देखते हैं कि एक्चुअली मल्टीफेसेड सोशो इकोनॉमिक में क्या आता है, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सोसाइटी। किसी भी समाज में सामाजिक एवं जो आर्थिक प्रक्रिया होती है, जिनमें सुधार जब चलता है, तो उस प्रोसेस को हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इट एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट, और इसमें मैक्सिमम एम्फेसिस की चीज़ के ऊपर में दिया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे मैंने बताया आपको, रोज़गार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर रोज़गार क्रिएट होगा तो ही इनकम आएगी, और इनकम
जैसे आएगी तो लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार आएगा, जिसकी वजह से लोग खुश रहेंगे और एक मास लेवल पे अलग अलग वैल्यूज़ में ग्रोथ होगी और उसकी वजह से एक हेल्दी और वेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा। सो दीज आर सम impacts of the socio-economic development. फॉर एग्जांपल न्यू टेक्नोलॉजीज, हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आनी भी चाहिए। चेंजेस इन लॉ, जो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग नए कानून आ रहे हैं और आने भी चाहिए, और जो पुराने कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए। चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चेंजेस, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं और होने भी चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन के जो नीड्स है उनके साथ तो कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा, या हमें रीयूज़ करना होगा जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास में, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उसका भी रीयूज़ होना चाहिए। So these all factors are very important in a socio-economic development. So India has also contributed significantly to the making of world history. इतना ही नहीं है, तो इंडिया ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करते हो तो सी रूट से और लैंड रूट से हमारे इंडिया के साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ और पूरी दुनिया भर की अलग अलग कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई थी, ट्रेडिंग में जुड़ी हुई थी, और ट्रेडिंग में जुड़ी होने के कारण तब के समय में हमारे देश में जो जैसे पंचतंत्राज की स्टोरीज थी या रामायण की स्टोरीज थी, तो उन विचारों का मतलब आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। हमारे इंडिया से ही वो बाहर गया, आयुर्वेदा बाहर गया है, तो यहाँ से न्यूमरल्स और मैथमेटिक्स भी बाहर गया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को भी दिया है, और वर्ल्ड बाकी कम्युनिटीज से भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आई है। जैसे कि आज की डेट में आप अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े मंदिर देखते हो तो उनका जो आर्किटेक्चर है वो बाहर कंट्री से ही आया हुआ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में और वर्ल्ड के अदर अदर कम्युनिटी का इंडिया की हिस्ट्री में, तो ये तो रहा ही है। सो बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, कि हमारे ग्लोब में इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, तो लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये देखना पड़ेगा कि ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द डायग्राम, एंड इन दिस डायग्राम ये आप अगर देख रहे हो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है हमारे ग्लोब के ऊपर में, और ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको जहाँ से मैं कर्सर चला रहा हूँ, राइट, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस लाइन को इस ग्लोब के ऊपर में जितनी भी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी ऊपर में और नीचे पे, वो सभी लैटिट्यूड्स होंगी। तो ये जो मिडल से लाइन जाती है, ये मिडल वाली लाइन इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इस लाइन के ऊपर का जो पार्ट है वो है नदर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे इंडिया की अगर लोकेशन देखना चाहोगे आप, तो इंडिया की लोकेशन देखिए, इस ब्लैक सर्कल में देखिए, ये इंडिया है हमारा, ये टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये एशिया आता है, यूरोप आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है। आप बोलोगे सर ये वाली वर्टिकल जो लाइन है ब्लू कलर की ये क्या है, तो ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। जो खड़ी लाइन है उसको हम लॉन्जिट्यूड बोलेंगे, और जो ओरिजेंटल लाइन है, ओरिजेंटल मतलब लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइन है उनको बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूड। सो इसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी देखना पड़ेगा, तो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अभी ये दोनों जगह पे नॉर्थ क्यों लगा है, नॉर्थ लगने का कारण ये है कि यहाँ पे जो इंडिया की पोजीशन है वो टोटली एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। किसके नॉर्थ डायरेक्शन में,
ये जो यहाँ पे आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर में होने, इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन जो भी प्लेस आता है, जब उसकी प्लेस वैल्यू आपको लिखना होता है तो वो नॉर्थ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नॉर्थ। दैट्स वाई लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहाँ से जाता है? क्योंकि ये जो ग्रीन ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड की, इसके ऊपर कन्याकुमारी से जाती है। कहाँ से जाती है? कन्याकुमारी से। और ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपके द पीक पॉइंट ऑफ और दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो इंडिया के मैप में इसको ठीक तरह से हम देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जम्मू कश्मीर का आखिरी पॉइंट है हमारा, राइट। तो यहाँ से पास होती है। और ये नीचे में देख रहे हो आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारी कन्याकुमारी से पास होती है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, तो ये तो बहुत नीचे से। हाँ, तो ये मेन लैंड ऑफ इंडिया का है, तो ये यहाँ से आइलैंड से भी देख सकते हो, जो कि ये 4 डिग्री 4 मिनट पे है, राइट। सो लेट्स सी लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया। लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अभी आप बोलोगे यहाँ पे अभी अभी नॉर्थ की बात कर रहे हो, तो ईस्ट की बात कहाँ से कर रहे हो? तो ईस्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से आपकी लॉन्जिट्यूड स्टार्ट होती है, तो ये भी इस ग्लोब को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो इसके ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो है राइट वाला, इसको बोलेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो इंडिया जो एंटायरली लोकेट होता है वो ईस्ट साइड में होता है, इस लॉन्जिट्यूड के 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के, इसीलिए यहाँ पे ईस्ट लगा हुआ है। जब हम लॉन्जिट्यूड को कैलकुलेट लॉन्जिट्यूड को जब मेजर करेंगे, तो देखना होगा कि वह प्लेस उस ग्लोब में वेस्ट साइड में है कि ईस्ट साइड में है, किसके? लॉन्जिट्यूड के। और जब लैटिट्यूड को हम मेजर करेंगे, तो ये देखना है कि वह प्लेस इक्वेटर के ऊपर में है कि नीचे में। ऊपर में मतलब नॉर्थ में, अगर नीचे में है तो साउथ में, ओके। उस हिसाब से आपको वो लगाना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये गुजरात से पास हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, और ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से पास हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। तो लगभग अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, मतलब हाफ अर्थ का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं साइज की। तो साइज की बात मतलब इंडिया का जो एरिया है, वो एरिया कितना है? तो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड में, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये पूरे वर्ल्ड के कितने हैं? इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो पूरी दुनिया का अगर मान लो आप 100%, तो उसमें से 2.4% इंडिया का लैंड, इंडिया की लैंड है इंडिया के पास में। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अबाउट बोला गया, नॉट एग्जैक्टली, ओके। मतलब 15,200 किलोमीटर की यहाँ पे इंडिया की लैंड बाउंड्री है, जो अलग अलग कंट्री के साथ में शेयर होती है। लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इज, जो मेन लैंड की कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 5,422.6 किलोमीटर। ये याद रखना आपको। आइलैंड टेरिटरीज की जो बाउंड्री है वो कितनी है? 2094 किलोमीटर। तो इसका आप टोटल कर लेना, जो भी आएगा वो टोटल कोस्ट लाइन इंडिया के पास में। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने देखा था कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इसमें कौन कौन से वो देश है जिसके साथ में भारत अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो वो देखना है कितनी शेयर करता है। जैसे कि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा हम बॉर्डर शेयर करते हैं 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद में हम चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज़्यादा 3,788 किलोमीटर, एंड देन आफ्टर
we share the border with Pakistan 3,323 kilometer, and then after Nepal 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, एंड देन आफ्टर म्यांमार 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, एंड देन आफ्टर भूटान 699 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अभी अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो तो हमारे इंडिया में नहीं आता है, फिर भी इंडिया के मैप में दिखाया जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बाद वाला बॉर्डर है, बाद वाला वो हिस्सा है, तो उसके कारण ये डिस्प्यूट वाला एरिया है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे देयर आर द 7 कंट्रीज विच शेयर द बॉर्डर विथ इंडिया, और इंडिया शेयर्स विथ बॉर्डर देम, और ये कितना बॉर्डर इसके साथ में हम शेयर करते हैं, इसका टोटल कितना होगा, कुल टोटल अगर हम बोलते हैं तो 15,106 किलोमीटर, नॉट 200। ओके, तो ये याद रखना होगा आपको। सो लेट्स सी इन चार्ट। इस चार्ट में आप देखोगे कि हमारे इंडिया का जो एरिया है तो पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है, और हमारे पहले कितनी कंट्री है जिसका एरिया हमसे बड़ा है। तो पूरे वर्ल्ड का 17.09% जो एरिया है वो रसिया के पास में, जो कि नंबर 1 पे स्टैंड करता है। सेकेंड नंबर पे 9.98 जो है परसेंटेज वो कनाडा है। उसके बाद में 9.62 यूएसए के पास में, 9.59 चाइना के पास में है, एंड 8.51 ब्राज़ील के पास में है, एंड 7.69 ऑस्ट्रेलिया के पास में है। देन आफ्टर 3.28 इंडिया के पास में है। तो ये एनसीईआरटी से ही चार्ट लिया हुआ है, एनसीईआरटी के 2015 के रिकॉर्ड में से इसको लिया हुआ है। एनसीईआरटी की भले ही इस साल की बुक हो, लेकिन इसमें ये चार्ट दिया हुआ है। अगर लेटेस्ट चार्ट आपको नेट पे मिलता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट यूज एनसीईआरटी डेटा ओनली, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे कि ये इंडिया की जो नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस कितनी है और इंडिया की वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है इंडिया का, वो 3,214 किलोमीटर कितना है, 3,214 किलोमीटर। और इसको अगर याद रखना है आपको तो एक ट्रिक्स बताता मैं आपको। वर्ड याद रखना है मंत्र, इसमें से यम फॉर 3 याद रखो, एन फॉर 2 याद रखो, टी फॉर 1 याद रखो, और आर फॉर 4 याद रखो। तो मंत्र वर्ड याद रखने से आपको हमेशा के लिए ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, और 3,214 आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद में जो गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर। इसको भी आपको याद रखना होगा। यही से हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला पाकिस्तान है, हमारी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, और ये यहाँ से जो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ में वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद में ये सारा का सारा एरिया हम चाइना के साथ में कवर करते। यहाँ पे नेपाल है, और इसके बाद में ये भूटान है, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। सो दीज आर द कंट्रीज जिनके साथ में हम हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका भी है जिसके साथ में हम हमारा मरीन बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। हमारी वाटर बॉडी शेयर होती है यहाँ पे। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, होमवर्क है। तो ये होमवर्क में क्या करना है आपको कि ये जो नेपाल है, भूटान की बात की मैंने, यहाँ पे चाइना की बात की, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की बात की, यहाँ पे एक और कंट्री है जो म्यांमार है। तो ये देखना है आपको कि ये किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, किन किन स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के, ये आपको यहाँ पे देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।